अभी तक आपने सुना, जाओ भाभी की अलमारी से 2 साड़ियाँ निकाल लाओ और इन्हें दे दो। ये बोलकर वो साहिल को नंदिनी की गोद से उठा के अपने साथ अपने कमरे में ले गया। नंदिनी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। वो उसे गुस्से में जाते हुए देख रही थी। अब आ गई। नंदिनी जाते हुए रुद्र को घूर के देख रही थी। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर श्लोक ने कहा, नंदिनी जी आप जाएं, चेंज कर लें। उसके ये बोलने पर वो चली गई। रागिनी जब जाने को हुई तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। इस पर रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, क्या है? श्लोक उसके पास आते हुए बोला, अब तुम यहीं हो तो जरा संभल के, क्योंकि अब मैं तुमसे सारे बदले लूँगा। ये सुनते ही रागिनी ने अपना हाथ छुड़ा के उसे देखते हुए कहा, संभल के तो तुम रहना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, तो जब तक मैं यहाँ हूँ तो सावधान। ये बोलकर वो चली गई। श्लोक ने उसे जाते हुए देखकर कहा, देखते हैं किसे किससे संभलने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो भी अपने कमरे में चला गया। रात का वक्त, रुद्र का घर। रात हो गई थी। रुद्र साहिल को चेंज करा के जब बाहर लेकर आया तो उसने देखा खाना लग गया था, पर अभी तक नंदिनी और रागिनी नहीं आई थी। श्लोक भी रेडी होकर आ गया था। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, चल यार खाना खाते हैं। आज का दिन बहुत बुरा था पर अच्छा भी, लेकिन अब भूख लगी है। रुद्र उससे बोला, अबे उन दोनों राजकुमारियों को आने दे, मैडम अभी तक चेंज करके नहीं आई हैं। वो ये बोल ही रहा था कि तभी साहिल ने कहा, आ गए। ये बोलकर उसने रुद्र का हाथ छोड़ा और भाग के नंदिनी के पास चला गया। रुद्र ने नंदिनी को देखा तो उसकी नज़रें उस पर थम गईं। नंदिनी के गीले बाल, ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी, उस पर शॉल लिए वो चली आ रही थी। वैसे कोई और भी था जिसकी हालत आज खराब थी, और वो था श्लोक, क्योंकि उसने देखा रागिनी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहने, गीले बाल अपने एक तरफ किए, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाए, आंखों में काजल लगाए, वो नंदिनी के पीछे ही आ रही थी। श्लोक की तो पलकें झपकना बंद हो गई थी। उसने धीरे से रुद्र से कहा, ये जंगली बिल्ली सच में इतनी खूबसूरत है या आज मेरी आंखें खराब हैं? बेटा ये तो पूरी माल निकली, क्या लग रही है? आज देख के लगता है सच में दोनों राजकुमारियां हैं। रुद्र ने उससे कहा, साले अपनी भावनाओं पर काबू कर, नहीं तो उसे जंगली बिल्ली बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मत भूल दोनों लड़ती बहुत अच्छा हैं, जो झटके में इतने सारे आदमियों को मार सकती हैं, उन्हें तुझ जैसे एक बंदे को मारने में वक्त नहीं लगेगा। और अब शांत हो। ये बोलकर वो सीधे खड़ा हो गया। श्लोक की नज़र रागिनी पर थी। उसने रागिनी को देखकर नंदिनी से कहा, वैसे आप इस जंगली बिल्ली को ऐसे क्यों नहीं रखती? ऐसे कम बुरी लगती है और सामने वाला इसे देखकर कम लड़ेगा। नंदिनी से पहले रागिनी ने कहा, मुझे कोई अच्छा समझे या नहीं, मेरी दीदी के लिए मैं अच्छी हूँ, मुझे यही काफ़ी है। और तुम ना ज़्यादा आंखें फाड़ के मत देखो, पागल बिलोट कहीं का। चलो छोटे माफिया खाना खाएं। ये बोलकर वो साहिल के साथ चली गई। श्लोक भी सबके साथ बैठ के खाना खाने लगा। नंदिनी साहिल को अपने हाथ से खिला रही थी। कुछ देर में सब खाना खा के अपने कमरे में चले गए। रुद्र अपने कमरे में बैठा नंदिनी की बातों को सोचे जा रहा था। उसे खुली खिड़की से पायल की आवाज़ सुनाई दी तो वो उठ के खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा नंदिनी बगीचे में रखे झूले पर बैठी थी और अपने एक पैर से खुद ही झूल रही थी। बाहर ठंड थी पर फिर भी नंदिनी बैठी हुई थी। रुद्र के मन में ना जाने क्या आया, वो कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में चला गया। नंदिनी ने उसे देखा तो झूले को रोक दिया और आराम से बैठ गई। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, आप इतनी रात में और वो भी ठंड में बाहर क्यों, क्या कर रही हैं? ये कहते हुए वो बगल में बैठ गया। नंदिनी ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए बाहर आ गई। रुद्र ने उसे देखकर कहा, आपसे एक बात पूछे हम? जी पूछे। ये कहते हुए नंदिनी सामने देखने लगी। रुद्र ने कहा, आपने साहिल को अर्जुन क्यों कहकर बुलाया था? नंदिनी ने कहा, क्योंकि जब दीदी ने हम सबको ये बताया था कि वो माँ बनने वाली है, तब से पापा, माँ, चाची सिवाय हम सब उनके बच्चे का नाम सोचने लगे। और तब चाची जी ने कहा, हम कालिंदी दीदी के बेटे का नाम अर्जुन रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो सुगंधा। हम इतने खुश थे कि हम सब ने साहिल के लिए चांदी का झूला बनवाया था, उसे सजाया था, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वो झूला खाली रहा और देखो आज बहुत कुछ खो दिया है हमने। पर खुशी इस बात की है कि दीदी की आखिरी निशानी
और हमारी रियासत के कुंवर सा हमें मिल गया, पर हम नहीं चाहते रुद्र कि वो वहाँ जाए। हम चाहते हैं वो यहीं रहे और खुश रहे। रुद्र नंदिनी के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश था। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा तो रुद्र उसे ही देखे जा रहा था। नंदिनी ने उससे कहा, चले, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो उठने लगी तो उसकी शॉल खींच गई और वो रुक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रुद्र उसके शॉल को दबा के बैठा था। नंदिनी ने उससे कहा, रुद्र जी, मेरा शॉल छोड़ें उसे। उसके ये बोलने पर रुद्र का जैसे ध्यान टूटा और वो उठ खड़ा हुआ। नंदिनी उसके आगे आगे चलने लगी और रुद्र उसके पीछे। रुद्र ने उसे देखते हुए मन में कहा, बहुत सुकून है तेरे पास, ना जाने क्या है तुझ में। साथ चलना चाहता हूँ पर डरता हूँ कहीं तो हाथ पकड़ के छोड़ ना दे। नंदिनी अंदर आ गई थी। उसने रुद्र को गुड नाइट कहा और वहाँ से चली गई, पर रुद्र उसे खड़ा जाते हुए देख रहा था। पहली बार 7 साल में इस घर में पायल की आवाज़ गूंजी थी। रुद्र उसके पायल की आवाज़ को सुन के खामोश खड़ा बस उसे जाते हुए देखे जा रहा था। वो उसके जाने के बाद खुद के कमरे में आया। वो बिस्तर पर लेट के सोचे जा रहा था और इसी सोच में उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त, रुद्र का घर। रुद्र को आज उठने में देर हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट की बटन बंद कर रहा था। उसने स्लीव्स की बटन लगाई और टाई, कोट और अपना लैपटॉप बैग लेकर बाहर आया। वैसे आज सिर्फ रुद्र को ही नहीं, सबको लेट हुआ था उठने में। सब जल्दी जल्दी रेडी होकर बाहर आए। नंदिनी जल्दी उठ गई थी। उसने नौकरों से बोल के नाश्ता बनवा दिया था और खुद पूजा घर को साफ कर दिया जला दिया था। रुद्र ने अपना कोट रखते हुए कहा, काका नाश्ता लगा दो। तभी श्लोक भी आ गया। सुप्रिया भी साहिल को लेकर आ गई और रागिनी भी अपना बैग लेकर आ गई थी। नंदिनी ने सबको बैठने के लिए कहा और खुद किचन में नाश्ता लेने चली गई। वो नाश्ता लेकर आई और सबको देने लगी। उसने देखा रुद्र टाई के साथ लड़ रहा था क्योंकि जल्दबाजी में उससे टाई की नॉट नहीं बंध रही थी। नंदिनी ने रागिनी से साहिल को नाश्ता कराने के लिए कहा और खुद रुद्र के पास चली आई। उसने रुद्र को अपनी तरफ मोड़ा और उसका हाथ हटा खुद टाई की नाट बांधने लगी। रुद्र ने उसे ये करते देखा तो उससे बोला, रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। नंदिनी ने उसे बिना देखे कहा, जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं होता है रुद्र जी, आराम से करेंगे कोई भी काम तो वो आसानी से हो जाएगा। देखिए, बंध गई टाई। रुद्र ने जब देखा तो टाई सच में बंध चुकी थी। चले, आए नाश्ता कर लें। ये कहते हुए नंदिनी डाइनिंग टेबल के पास आ गई। उसने सुप्रिया को देखकर कहा, साहिल, ये कौन है? साहिल ने कहा, ये सुप्रिया दीदी हैं, माली काका की पोती। दीदी यहीं रहती हैं। नंदिनी ने कहा, अच्छा जी, सुप्रिया आप भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। ये कहते हुए उसने उसे भी सबके साथ बैठा दिया और नाश्ता करवाने लगी। रुद्र ने भी नाश्ता किया और जाने लगा तो नंदिनी ने कहा, मैं घर जाकर कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आऊँ। रुद्र ने उसे कहा, ठीक है चली जाएं, पर अकेले कैसे जाएंगी? रागिनी ने कहा, मैं जाऊंगी, वैसे भी मुझे अपने सामान चाहिए, मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, चले साथ में चलते हैं, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। ये बोलकर रुद्र वहाँ से बाहर चला गया। रागिनी और नंदिनी दोनों साहिल के साथ बाहर आए। रुद्र ने गाड़ी खोला और नंदिनी को साहिल के साथ बैठने के लिए कहा। तभी मोना की आवाज़ आई, रुद्र गुड मॉर्निंग। जब सबने देखा तो मोना खड़ी मुस्कुरा रही थी। रुद्र जब नंदिनी को साहिल के साथ उसे गाड़ी में बैठा रहा था कि तभी वहाँ पर मोना आ गई। उसने रुद्र को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र के साथ सब उसकी तरफ देखने लगे। साहिल ने उसे देखकर मन में कहा, आ गई मॉर्निंग बैठ करने आटे की दुकान। रुद्र ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मोना, तुम सुबह सुबह यहाँ पर, कोई काम था? मोना ने नंदिनी और रागिनी को देखकर कहा, ये दोनों कौन है रुद्र? रुद्र से पहले साहिल ने कहा, ये मेरी मासी है। आप अपना बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ मोना आंटी जी? मोना ने दोनों को देखकर कहा, मासी, पर भाभी के घर वाले तो नहीं थे, फिर ये दोनों? इस पर रुद्र ने कहा, कालिंदी भाभी माँ के घर वाले थे और ये उनकी बहनें हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, बाद में बात करता हूँ, और तुम्हें कोई बात करना हो तो मुझे कॉल कर लेना, अभी चलता हूँ। नंदिनी जी साहिल के साथ बैठ जाएं। उसके ये बोलने पर नंदिनी फ्रंट सीट पर साहिल को लेकर बैठ गई। रुद्र ने देखा उसका पल्लू बाहर लटक रहा है तो उसने उसे बहुत प्यार से उठा के उसे देते हुए कहा, इसे ठीक से पकड़ें और सीट बेल्ट लगाएं। नंदिनी ने पल्लू पकड़ा और सीट बेल्ट लगा लिया।
रागिनी और श्लोक भी बैक सीट पर बैठ गए। रुद्र मोना के सामने से गाड़ी लेकर चला गया। मोना ने उन सबको जाते हुए देखकर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस लड़की के साथ रुद्र की बॉन्डिंग कुछ अजीब है। मुझे पता करना होगा आखिर ये मासी कहाँ से पैदा हो गई। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त इंदौर। शेर सिंह जब खाली हाथ इंदौर पहुँचा तो उसे देखकर वीर ने कहा, क्या हुआ शेर सिंह, कहाँ हैं वो दोनों? शेर सिंह ने उसे देखकर कहा, वो दोनों शिमला शहर में हैं और उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार डाला है। अब उन्हें मारने के लिए हमें बहुत सावधान होकर कुछ करना होगा। हमें लगता है उन्हें मारने से अच्छा है कुछ और किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है और मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। वीर ने कहा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। शेर सिंह ने कहा, हाँ आइडिया है, जिससे वो नंदिनी यहाँ खुद चल के आएगी और तुम आराम से इस रियासत की गद्दी अपने नाम करा सकोगे और मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूँगा। उसने ये कहते हुए सामने देखा। तभी पूजा की थाल लिए सुलोचना बोली, भूल जाओ तुम सबकी ये रियासत या ये गद्दी तुम लोगों की होगी, क्योंकि इसके लायक तुम लोग नहीं हो। और वीर, शेर सिंह, उन दोनों को यहाँ बुलाने की गलती मत करना, वरना जो सांसें तुम दोनों ले रहे हो वो कहीं रुक ना जाए। उस बार का हश्र याद है ना? उन दो लड़कियों ने मिल के तुम्हारे सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था और इस बार भी शेर सिंह मुंह की खा के आया, तो भूल के यहाँ उन्हें लेकर मत आना, वरना इस बार तुम्हारी मौत को तुम खुद नहीं रोक पाओगे। आराम से रहो पर उनसे दूर रहकर। ये बोलकर वो चली गई। शेर सिंह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वीर ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, नहीं, सोचना भी मत, माँ है वो मेरी। शेर सिंह ने कहा, इसलिए अभी तक रुका हुआ हूँ, नहीं तो इस बुढ़िया को कब का मार डालता। तुम अपने आदमियों को तैयार करो, मुझे जो करना है अब मैं वो करूँगा। उन दोनों बहनें यहाँ खुद आएंगी। ये बोलकर वो चला गया। दोपहर का वक्त। नंदिनी का घर। नंदिनी अपने ज़रूरी सामान और रागिनी के ज़रूरी सामान को रख रही थी। तभी लक्ष्मी भी वहाँ आ गई। उसने देखा नंदिनी कहीं जाने की तैयारी कर रही है तो उसने उससे पूछा, दीदी कहीं जा रही हैं आप? नंदिनी ने देख कर कहा, हाँ लक्ष्मी, हम मिस्टर सिंघानिया के घर जा रहे हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे, आप वहीं आकर काम करना और अभी तुम हमारे साथ चल रही हो, ये सारा सामान रखने में मदद करो। उसके ये कहने पर लक्ष्मी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने 2 बैग में सामान रखा और एक गाड़ी कर वापस रुद्र के घर आ गई। लक्ष्मी ने शाम तक उन दोनों का सामान रखवाने में नंदिनी की मदद की और साहिल आ गया था। उसे रागिनी ने खाना खिला के सुला दिया था और वो खुद भी लक्ष्मी के साथ अपने सामान ठीक से रखने लगी। जब शाम को साहिल उठ के नंदिनी के कमरे में आया तो नंदिनी ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, उठ गए आप, भूख लगी है? साहिल ने अपने सर को उसके सीने में रखते हुए कहा, हाँ लगी है, पर मुझे नूडल्स खाना है। ठीक है चलो बनाते हैं, रागिनी और लक्ष्मी आ जाओ। ये कहते हुए वो बाहर आई तो उसने देखा सुप्रिया अकेले बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी। नंदिनी ने उसे देखकर कहा, सुप्रिया चलो आप भी हमारे साथ आ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर बाहर चल के खेलना। ये कहते हुए वो साहिल को लेकर किचन में आई। उसने उसे गोद में लिया, उसका मुंह साफ किया और अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछ के शेल्फ पर बैठा दिया। लक्ष्मी के साथ मिलके नंदिनी नूडल्स बनाने लगी। साहिल रागिनी के साथ मस्ती कर रहा था। नंदिनी ने वक्त देखा तो शाम 5 बज गए थे। उसने चाय रख दी एक तरफ बनने के लिए और दूसरी तरफ नूडल्स बॉयल्ड होने के लिए रख दिया। जब तक उसने लक्ष्मी को वेजिटेबल काटने को कहा, दोनों ही अपने काम में लग गए थे। जब तक वो लोग चाय और नाश्ता बना रहे थे तब तक रुद्र और श्लोक भी आ गए। साहिल ने उन दोनों को देख कर कहा, चाचू आप दोनों आ गए, मासी नूडल्स बना रही हैं, मिल के खाएंगे। उसके ये बोलने पर रुद्र उसे गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। रागिनी उन दोनों के लिए पानी लेने चली गई। उसने किचन में आकर कहा, दीदी वो दोनों भी आ गए हैं, मैं पानी लेकर जा रही हूँ, आप नाश्ता ले आओ इस पागल के साथ। ये बोलकर वो चली गई। नंदिनी ने नूडल्स रेडी किया और चाय नूडल्स लेकर के हॉल में आ गई। उसने सुप्रिया को, साहिल को, सबको नूडल्स दिया और बैठ गई। उसने नूडल्स नहीं लिया था, वो बस चाय पी रही थी। तो श्लोक ने उससे कहा, नंदिनी जी आपने नूडल्स नहीं लिया? नंदिनी कुछ बोलती उससे पहले ही रागिनी ने कहा, दीदी को नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं खाती हैं। उन्हें नॉर्मल घर का खाना पसंद है, या उन्हें जलेबी, वो भी रबड़ी के साथ बहुत पसंद है। ये कहती हुए वो खाने लगी।
रुद्र बैठा सुन रहा था। वो नाश्ता कर अपने कमरे में चला गया। साहिल ने उसके जाने के बाद कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। कल चाचू का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है। हमें केक लाना है उनका फेवरेट, और उन्हें ये सब ना पता हो। रागिनी ने कहा, ओके छोटे माफिया, हम मिल के इस प्लान को अंजाम देंगे। श्लोक ने कहा, केक मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इस पर नंदिनी ने कहा, नहीं आप ऑर्डर मत करें, हम घर पर बना लेंगे, बस आप बता दो उन्हें कौन सा केक पसंद है। श्लोक ने कहा, तो ठीक है, फिर तो सब कुछ हो गया और बस हम सभी होंगे, क्योंकि रुद्र को पार्टी पसंद नहीं है, इसलिए बस हम घर वाले होंगे। सब ने उसकी बात पर डन कर दिया। रात का वक्त, रुद्र का घर। नंदिनी टहलते हुए रुद्र की लाइब्रेरी में चली गई थी। उसने देखा वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी थी। बुक्स देखते हुए उसकी नज़र एक बुक पर गई। उसने उसे उठाकर बुक का नाम पढ़ा। न मंजिल का पता है न अंजाम की खबर, और उस बुक को लिखने वाले का नाम था एक अनजान लेखिका। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो नंदिनी की लिखी बुक थी। नंदिनी अपनी किताबें इसी नाम से पब्लिश कराती थी। नंदिनी ने देखा उसकी लिखी लेटेस्ट किताबों से लेकर पुरानी किताबें वहाँ रखी हुई थी। वो किताबें देख ही रही थी कि तभी श्लोक के साथ रुद्र अंदर आया। उसे देखकर रुद्र ने उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ अचानक सुनकर नंदिनी घबरा गई और उसके हाथ से बुक छूट के नीचे गिर गई। उसने बुक उठाते हुए कहा, सॉरी, वो गलती से गिर गई, मैं यहाँ ऐसे ही चली आई। साहिल रागिनी के साथ अपना काम कर रहा था, मैं बोर हो रही थी तो चली आई, माफ़ करिए। रुद्र ने उसके हाथ से बुक लेकर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं। नंदिनी ने उससे पूछा, आपको ये राइटर पसंद है? आपको इनका लिखा हुआ पसंद है? इस पर श्लोक ने कहा, पसंद? अरे जी, ये पूछें कि रुद्र कितना प्यार करता है उनकी लिखी कहानियों से। उसने हर कहानी की 2-2 बुक लेकर रखा है। रुद्र ने उसके बोलने पर बस उसे घूर के देखा। नंदिनी ने उससे कहा, आप कभी मिले नहीं उनसे? इस बार रुद्र ने कहा, नहीं, उनका असली नाम किसी को नहीं पता, और कोशिश किया पर वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, तो हमने भी छोड़ दिया कोशिश करना, पर इसे आज भी मिलना है उससे। श्लोक के इस बात पर रुद्र उसे घूर के देखने लगा। नंदिनी खड़ी इस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से बाहर चली आई। रात में सब खाना खा के अपने कमरे में थे, पर नंदिनी झूले पर बैठी अपनी किताब लिख रही थी। वक्त कुछ 11:30 हो रहे थे। नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। साहिल और रागिनी साथ सो रहे थे। रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकल के आ गया। उसने बगीचे में नंदिनी को बैठा देखा तो उसके पास आते हुए बोला, आपको आज भी नींद नहीं आ रही है? उसकी आवाज़ सुनकर नंदिनी ने अपनी बुक बंद किया और उसे शॉल के अंदर छुपा लिया। वो उसे देखते हुए बोली, नहीं, आपको भी नींद नहीं आ रही है? रुद्र ने उसके पास बैठते हुए कहा, नहीं, वैसे आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, साहिल बता रहा था कल आपका बर्थडे है। नंदिनी के बोलने पर रुद्र ने सामने देखते हुए कहा, हाँ, पर भैया भाभी के जाने के बाद मेरा मन नहीं करता, पर साहिल की जिद पर घर पर ही छोटा सेलिब्रेशन हो जाता है। हाँ, आपको वो राइटर बहुत पसंद है। ये कहते हुए नंदिनी ने रुद्र को देखा। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, वो लिखती बहुत अच्छा है। उनके लिखने में एक अलग अंदाज होता है। उनकी कहानियों में एक दर्द होता है जो दिल तक पहुंचता है। मैं एक बुक उनके साइन का चाहता हूँ, पर उस लड़की से कभी मिल नहीं पाया। नंदिनी ने कहा, हाँ, चले बाहर ठंड है। ये बोलकर वो अपनी किताब को अपने शॉल में छुपा के उठ के जाने लगी। रुद्र को नंदिनी का व्यवहार बहुत अजीब लगा था। वो बात करते हुए रुक जाती और जाने लगती थी। ये चीज़ रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं था। नंदिनी आगे आगे चली जा रही थी। वो अंदर आई तो हॉल में लगी घड़ी ने टन से किया और नंदिनी ने मुड़ के रुद्र को देखते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो रुद्र जी, बाय। उसने बिना कुछ सुने रुद्र से वहाँ से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए हैरान नज़रों से देख रहा था। रुद्र को नंदिनी कभी समझ ही नहीं आती थी। सुबह का वक्त, रुद्र का घर। आज सब जल्दी उठ गए थे, पर रेडी नहीं थे कहीं जाने के लिए। नंदिनी सबके लिए नाश्ता रेडी करा रही थी। रागिनी, साहिल और श्लोक बैठे आज रात की सरप्राइज पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। रुद्र जब रेडी होकर बाहर आया तो उसने देखा श्लोक, साहिल रेडी ही नहीं है। उसने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा, साहिल, आपको स्कूल नहीं जाना आज? रेडी क्यों नहीं हुए हो? जाओ जल्दी रेडी हो। और श्लोक, तू ऑफिस नहीं चल रहा है? साहिल ने उसे देखते हुए कहा, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मुझे मासी के साथ कहीं जाना है, तो मैं आज छुट्टी पर हूँ। चाचू का पता नहीं। तब श्लोक ने कहा, रुद्र, आज तू अकेला चले जाए, मेरा मूड नहीं है और सर में भी हल्का दर्द है, तो मैं आज रेस्ट करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा।
रुद्र ने दोनों की तरफ शक भरी निगाह से देखा। तब तक नंदिनी नाश्ता लेकर आ गई। उसे देखकर रुद्र ने बस स्माइल कर दी। नंदिनी ने सबको नाश्ता करने के लिए बुलाया। सब आकर बैठ गए। रुद्र ने जब नाश्ते में देखा तो उसकी फेवरेट गोभी के पराठे थे और साथ में खीर था। ये देखकर वो मुस्कुरा दिया। नंदिनी ने उसे खीर दिया और बैठ गई। वो बैठी खामोश साहिल को नाश्ता करा रही थी। रुद्र खीर खाते ही उसे देखने लगा। उसने खाते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाया? इस पर रागिनी ने कहा, दीदी ने। हमारी दीदी के हाथों में जादू है रुद्र जी। ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि इंसान इनका दीवाना हो जाता है। रुद्र उसकी बात पर कुछ नहीं बोला और उसने नाश्ता किया और अपना बैग लेकर सबको बाय बोलकर चला गया। रागिनी और साहिल दोनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो रुद्र की गाड़ी जा चुकी थी। उसके जाते ही साहिल ने तेज से चिल्लाया, चाचू गए, अब चलो जल्दी से तैयारी करो। मासी आप केक बनाओ, छोटी मासी आप और चाचू डेकोरेशन वाले को बुला के डेकोरेशन कराना शुरू करो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। उसके बोलने पर सब अपने काम पर लग गए। नंदिनी लक्ष्मी के साथ केक बनाने में लग गई। रागिनी और श्लोक दोनों फ़ोन करने गए, पर जहाँ वो दोनों हो वहाँ चीज़ें शांति वाली कैसे हो सकती थी। रागिनी ने अपने पसंद के डेकोरेशन वाले को बुलाना चाहा तो श्लोक ने अपने। इस पर रागिनी ने झल्ला के कहा, देखो बिलोटे से मुंह वाले इंसान, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जब देखो अपनी करता रहेगा, मेरा डेकोरेशन वाला आएगा बस। ये कहते हुए वो फ़ोन करने लगी तो श्लोक ने उससे फ़ोन लेकर कहा, देखो जंगली बिल्ली, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेरे दोस्त का बर्थडे है और मेरा घर है, तो खबरदार जो अपनी नाक मेरे काम में घुसेड़ा तो। ये कहते हुए वो फ़ोन करने लगा। रागिनी ने उसका फ़ोन छीनते हुए कहा, ओ बिलोटे, अपना ज्ञान अपने पास रख और मुझे फ़ोन करने दो। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी साहिल ने आकर कहा, आप दोनों को मैंने काम करने के लिए कहा था, ना कि लड़ाई करने के लिए। आप दोनों कभी सुधर ही नहीं सकते। रागिनी ने उसकी बात पर कहा, छोटे माफिया, हम नहीं लड़ रहे थे, आपके चाचू है ना, ये लड़ते रहते हैं, जब देखो तब लड़ने को तैयार। श्लोक ने कहा, नहीं साहिल बेटा, ये जो तेरी जंगली बिल्ली वाली मासी है ना, इसे जरा भी नहीं पता कि किससे कैसे बात की जाती है। साहिल ने दोनों की बहस सुनकर कहा, बस बहुत हुआ, लाओ फ़ोन मुझे दो, मैं करता हूँ कॉल डेकोरेशन वाले को। ये कहते हुए उसने फ़ोन लिया और कॉल कर डेकोरेशन वाले को आने के लिए कहा। वो वहाँ से फ़ोन रख कर चला गया। रागिनी ने श्लोक को देख कर कहा, आज रात मैं तुझे बताती हूँ बिलोटे। ये बोल वो किचन में चली गई। किचन में नंदिनी केक बना रही थी, लक्ष्मी क्रीम बना रही थी। रागिनी भी आकर उसका हाथ बटाने लगी। सब कुछ शाम तक रेडी हो गया था। घर के अंदर डेकोरेशन भी हो गई थी और केक भी रेडी था, खाना भी आ गया था और स्नैक्स भी। बस अब रुद्र के आने की बारी थी। साहिल ने सबको रेडी होने के लिए कहा और उसने जाकर रुद्र को कॉल किया। रुद्र बैठा अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसका फ़ोन बजा तो उसने देखा साहिल का कॉल था। उसने कॉल रिसीव करके कहा, हाँ साहिल बेटा बोलो, क्या हुआ? साहिल बोला, चाचू 1 घंटे में घर आओ, अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक आप यहाँ रहोगे, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जल्दी उठो और आओ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रुद्र ने फ़ोन को कान से हटा के बोला, अब क्या हुआ इसे? चलो रुद्र बेटा, नहीं तो अगर ये नाराज़ हुआ और इसकी खबर दाई माँ के पास पहुँच गई तो क्लास लग जाएगी, इसलिए सब छोड़ो और घर चलो। ये कहते हुए उसने अपनी फाइल बंद करी और लैपटॉप बैग में रखा, कोट उठा के बाहर निकल आया। जब वो घर पहुँचा उस वक्त घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। उसने अंदर जाकर देखा तो अंधेरा था। वो आवाज़ देते हुए बोला, साहिल, श्लोक, कहाँ हो तुम दोनों और घर में अंधेरा क्यों है? उसने ये बोला ही था कि तभी एकाएक लाइट्स ऑन हुई और सबने ज़ोर से बोला, हैप्पी बर्थडे। रुद्र ने देखा सब वहाँ खड़े थे। वो हॉल बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। वो अंदर आते हुए बोला, ये सब क्या है? तो रागिनी ने कहा, ये सब साहिल ने किया है, उसने ही आपको सरप्राइज़ देने के लिए कहा था, हमने बस उसका साथ दिया और अब केक की बारी है। ये कहते ही नंदिनी केक लेकर आ गई। उसे देखकर रुद्र की आंखें जम गई उस पर। उसने प्यारी सी साड़ी पहनी थी और हल्की चोटी की थी। वो केक लेकर आई और उसे टेबल पर रख दिया और रुद्र के हाथ से सब लेकर उसे नाइफ देते हुए बोली, चले केक कट करें। उसने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ मोना एक केक का बॉक्स लेकर आई और बोली, हैप्पी बर्थडे रुद्र। उसकी आवाज़ पर सबने उसकी तरफ देखा तो वो रुद्र के पास आ रही थी। साहिल ने उसे देखकर कहा, आ गई आटे की दुकान। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है
तब ये मुंह उठा के आ जाती है। रागिनी ने साहिल से पूछा, वैसे ये छिपकली है कौन? कल भी आई थी और आज भी। साहिल ने कहा, वैसे इसका नाम मोना है, पर मैं इसे आटे की दुकान बुलाता हूँ क्योंकि ये इतना मेकअप जो करती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और ना चाचू को। पर चाचू इसे इसलिए झेलते हैं क्योंकि ये पापा के दोस्त की बहन है। मोना ने रुद्र के पास आते हुए कहा, हाय रुद्र, हैप्पी बर्थडे। ये केक मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, चलो मिल के केक कट करते हैं। ये कहते हुए उसने नंदिनी के केक को साइड किया और अपना केक रख दिया। रुद्र ने उसे देखकर कहा, थैंक्स यहाँ आने के लिए। ये कहते हुए रुद्र केक के पास आ गया और उसने नंदिनी के केक को अपनी तरफ कर लिया। मोना ये देखकर गुस्सा हो गई थी, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। रुद्र ने सबसे पहले नंदिनी के केक को कट किया, फिर मोना के लाया केक। सब ने उसे केक खिलाया, पर नंदिनी ने बस उसे विश किया। मोना रुद्र के पास आई और उसे विश कर उसे गले लगते हुए बोली, वैसे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने वाली थी, पर मैंने सोचा इस बार तुम खुद मुझसे कुछ मांग लो। क्या चाहिए बताओ, मैं सब तुम्हें देने को रेडी हूँ। ये कहते हुए रुद्र से दूर हुई। साहिल ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, फिलहाल तो चाचू को बैठने दें क्योंकि वो थके हैं, और आपको नहीं बैठना है तो जा सकती हैं, केक कट चुका है। उसके ये बोलने पर रागिनी हंसने लगी और मोना उसकी हंसी देखकर गुस्सा हो गई। नंदिनी रागिनी को अपने साथ किचन में चलने के लिए बुला ली। वो उसके साथ चली गई। साहिल भी उन दोनों के साथ चला गया। नंदिनी ने सारे नौकरों को नाश्ता ले जाकर सबको देने के लिए कहा। साहिल ने नंदिनी से कहा, मासी आप ये सब लेकर आओ, मैं और छोटी मासी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और नौकरों के साथ बाहर चली गई। उसके जाते ही उसने एक नौकर से कहा, काका सारे कोल्ड ड्रिंक यहाँ ले आओ, अभी उस आटे की बोरी को बताता हूँ, बहुत बेवक्त आती है, आज के बाद नहीं आएगी। ये बोलकर उसने ड्रिंक में एक गोली डाली, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, ये क्या छोटे माफिया, ये वो है जिससे ये अपने घर से कल शाम तक बाहर नहीं आएगी और पूरा टाइम सिर्फ वॉशरूम में बैठी रहेगी। साहिल की बात सुनकर उसने कहा, और अगर 2 डालें तो 2 दिन तक वॉशरूम से बाहर नहीं आएगी। पर आप क्या करने वाली हैं? ये कहते हुए उसने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी ने मुस्कुरा के उसे देखा और उसके हाथ से पैकेट लेकर 2 गोली डाल दी और बोली, आप बैठी रहें अपने घर में आटे की दुकान, चलो काका चलें। उसने ट्रे उठाई और बाहर आ गई। रागिनी ने सबको कोल्ड ड्रिंक दिया और खुद साहिल के पास बैठ गई। साहिल और रागिनी की नज़र मोना पर ही थी। मोना ने कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ वक्त बाद उसके पेट में कुछ होने लगा। उसने रुद्र से कहा, रुद्र मैं चलती हूँ, बाय, फिर कभी मिलूंगी। ये बोलकर उसने अपना बैग लिया और चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने कहा, ये ऐसे क्यों चली गई, इसे क्या हुआ? इस पर श्लोक ने कहा, अरे अच्छा हुआ गई, वैसे भी यहाँ आकर सारा मूड ऑफ कर देती है। रुद्र ने कहा, नहीं मुझे लगता है कुछ हुआ है। साहिल आपने कुछ किया? ये कहते हुए उसने उनकी तरफ देखा तो साहिल ने कहा, नहीं चाचू मैंने कुछ नहीं किया, सच में। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, हमें पता तो चल ही जाएगा, फिर आपको बताता हूँ। ये बोल वो नाश्ता करने लगा। सब ने रुद्र को गिफ्ट दिया, लेकिन नंदिनी ने रुद्र को कुछ नहीं दिया था, जो रुद्र को अजीब लगा। सब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। नंदिनी बगीचे में बैठ के लिख रही थी। रुद्र उसके पास आते हुए बोला, वैसे सबने मुझे गिफ्ट दिया, पर आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। नंदिनी ने अपनी बुक शॉल में छुपाते हुए कहा, हमें समझ नहीं आया कि आपको क्या दें, पर तभी हमें आपकी बात याद आई और पता चला आपको क्या देना है, तो आए आपको आपका गिफ्ट देते हैं। ये बोलकर वो खड़ी हो गई और उसके पीछे रुद्र भी चल दिया। नंदिनी आकर रुद्र की लाइब्रेरी के पास रुकी तो रुद्र ने कहा, यहाँ है मेरा गिफ्ट। नंदिनी जाते हुए कहा, जी यही है आपका गिफ्ट? ये कहते हुए वो उस रो में खड़ी हो गई जहाँ उसकी किताबें रखी थी। रुद्र ने कहा, मुझे तो यहाँ कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा है। नंदिनी ने एक बुक निकाल के उसे देते हुए कहा, इसे खोलें। उसके कहने पर रुद्र ने बुक खोल के देखा तो उस पर नंदिनी के साइन थे, उस नाम से जिसने नंदिनी किताबें लिखा करती थी। ये देखकर रुद्र हैरान हो गया। उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, ये तो, जी हाँ ये उन्हीं के साइन है और सारी किताबों पर उनके साइन है, आपके जन्मदिन का तोहफा ये कहते हुए नंदिनी उसे देख रही थी। रुद्र उसे हैरान नज़रों से देख रहा था। पर आप उनसे कैसे मिली? क्योंकि वो तो किसी से नहीं मिलती, तो आप कैसे? और इतनी सारी किताबें यहाँ से उनके पास ले जाना आसान तो नहीं है, मतलब यहाँ आई थी? रुद्र के इस सवाल पर नंदिनी ने कहा, हाँ वो यहाँ आई थी और अब वो यहीं रहती है आपके साथ। ये सुनते ही रुद्र उसे देखते हुए बोला, मतलब मेरे साथ?
मैं समझा नहीं। नंदिनी ने उसके रो से एक किताब निकाली और उस किताब के पीछे वाले पेज पर कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने देखा तो वही साइन थे जो उसकी बाकी बुक्स पर था। उसने नंदिनी को देखकर कहा, मतलब वो राइटर आप हैं। इस बात पर नंदिनी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। जब रुद्र ने नंदिनी के साइन देखे तो वो हैरान था। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे रुद्र जी। मुझे लगा इससे अच्छा गिफ्ट शायद मैं आपको नहीं दे सकती, इसलिए मैंने ये दे दिया। उसके ये बोलते ही रुद्र ने मुस्कुरा के कहा, आप ही अनजान सी राइटर हैं, मतलब वो जिसे पसंद करता हूँ। नंदिनी बोली, नहीं, जिसे सब पसंद करते हैं। आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं रुद्र जी जो मुझे पसंद करते हैं। बस फ़र्क उतना है, आप जान गए मेरे बारे में और बाकी कोई नहीं जानते हैं। मतलब मैं खास हूँ इसलिए तो जान गए। ये कहते हुए वो रुद्र उसकी झील जैसी काली आंखों में देख रहा था। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, जी नहीं, बस आपके साथ मेरा एक रिश्ता है और मेरी बहन की आखिरी निशानी को इतने प्यार से रखा तो सोचा आपको बता दूं। वैसे मैं नहीं चाहती कि ये सब को पता चले, तो प्लीज़ इसे कभी किसी को मत बताना आप। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने उसके हाथ को देखा और फिर धीरे से उसे पकड़ के बोला, वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो जाने को ही तो रुद्र तब भी उसका हाथ पकड़े रखा था। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, रुद्र जी हमारा हाथ। उसके ये बोलने और रुद्र ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। नंदिनी अपने कमरे में चली गई, पर जाते वक्त उसके पायल की आवाज़ रुद्र के दिल को फिर से धड़का गई। रुद्र भी वापस अपने कमरे में आ गया। दूसरी तरफ मोना की हालत ख़राब थी। वो मेडिसिन लेकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे आज की बातें याद आने लगी। उसने फ़ोन उठा के किसी को कॉल किया और कुछ देर बात करके रख दिया। फ़ोन रख के उसने खुद से कहा, अब देखते हैं मिस नंदिनी, भाभी की बहन, कैसे आप उस घर में रहती हैं। वो घर रुद्र और उसकी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। तुम उसे लेने का ख्याल भी अपने मन से हटा दो, क्योंकि वो मेरा है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ भींच लिए। इधर रागिनी साहिल के साथ मिलके श्लोक की अकल ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रही थी। उसने देखा श्लोक आधी रात को पानी पीने उठा था। उसने बस साहिल से कहा, चलो छोटे माफिया, अब आज तुम्हारे चाचू को बताते हैं। ये कहते हुए उसने कंबल लिया और अंधेरे में धीरे से बढ़ गई। उसने किचन में अंधेरे में खड़े श्लोक पर कंबल डाला और चिल्लाते हुए बोली, चोर चोर चोर, दीदी रुद्र जी, चोर घुस गया है घर में। उसके ये कहते ही नंदिनी, रुद्र और बाकी सब भी आए और इधर पीछे खड़ा था वो नौकर और रागिनी ने मिल के श्लोक का हुलिया बिगाड़ दिया था। रागिनी ने मन में कहा, मुझसे पंगा, रागिनी सिंह सिसोदिया से पंगा, बेटा आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए उसने नौकरों से कहा, मारो इसे, चोरी करने आया था, चोरी करेगा। ये कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। इधर श्लोक सबसे बोला, अरे मैं हूँ, क्यों मार रहे हो मुझे। उसी वक्त रुद्र नंदिनी भी किचन की तरफ आ गए। रुद्र ने लाइट ऑन किया और रागिनी से कहा, रागिनी आप किसे मार रही हैं। नंदिनी ने साहिल को अपने पास ले लिया। रागिनी ने कहा, चोर है रुद्र जी, आप भी मारो। तभी श्लोक की आवाज़ सुनकर काका ने कहा, आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, ये आवाज़ तो श्लोक बेटा की है। उनके ये कहते ही सब रुक गए। रुद्र ने कंबल उठा के देखा तो वो श्लोक ही था। उसे देखकर रुद्र ने कहा, श्लोक तू, ये सब तुझे मार रहे थे। रागिनी ने भी उसे देखकर कहा, श्लोक बाबू आप यहाँ, अरे अंधेरे में क्या कर रहे थे। बताओ, ऐसे कोई अंधेरे में आता है, हमें लगा चोर है। अच्छा आइए बैठिए। ये कहते हुए उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो श्लोक ने कहा, दूर रहो मुझसे, ना जाने कैसी लड़की है, दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। इतने बड़े घर में, वो भी गार्ड्स के होते हुए, कोई चोरी करने आएगा, बददिमाग लड़की। ये कहते हुए वो सोफे पर आकर बैठ गया। रुद्र उससे बोला, पर तुम अंधेरे में क्या कर रहे थे। मैं तो पानी लेने आया था, पर इस लड़की ने मुझे सबसे पिटवा दिया। ये कहते हुए वो रागिनी की तरफ गुस्से में देखे जा रहा था। नंदिनी ने रागिनी से कहा, रागिनी तुम्हें देखना चाहिए था, आपने भी बिना जाने बस इसे मारना शुरू कर दिया। रागिनी भोला सा मुंह बना के बोली, दीदी सच्ची में मुझे नहीं पता था कि ये है, वरना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। सॉरी श्लोक बाबू, माफ़ कर दें हमें। ये कहते हुए वो श्लोक की तरफ देखने लगी। श्लोक उसे घूर के देखते हुए वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। रागिनी ने साहिल को देखकर कहा, अब तेरे चाचू का दिमाग ठिकाने पर रहेगा। ये कहते हुए वो उसे लेकर कमरे में आ गई। सुबह का वक्त, रुद्र का घर। सुबह सब सोए हुए थे। नंदिनी और रागिनी उठ गए थे। उनके साथ साहिल भी उठ गया था। लक्ष्मी भी आ गई थी।
नंदिनी ने मंदिर की सफाई करवाई और रागिनी के साथ आरती करने लगे। लक्ष्मी और साहिल दोनों ही हाथ जोड़े खड़े थे। रागिनी और नंदिनी ने जैसे आरती शुरू की वैसे ही सारे नौकर आकर वहां खड़े होने लगे। रुद्र और श्लोक अभी तक उठे नहीं थे। जब दोनों के कानों में आवाज़ गई तो दोनों की नींद खुली। रुद्र उठकर कमरे से बाहर आए तो उसे श्लोक भी उसे बाहर ही मिल गया। उसने उसे देखकर पूछा, ये दाई माँ के बाद कौन आ गया आरती करने वाला? पता नहीं, चल के देखें। ये कहते हुए श्लोक उसके साथ मंदिर की तरफ बढ़ गया और इधर रागिनी और नंदिनी दोनों आरती कर रहे थे। जब रुद्र और श्लोक दोनों ही मंदिर में पहुंचे तो देखा वहां सारे नौकर खड़े थे। वो आगे बढ़े तो देखा नंदिनी और रागिनी दोनों आरती कर रहे थे। रुद्र ने देखा नंदिनी क्रीम कलर की लाइट साड़ी पहनी हुई थी और श्लोक की नज़र रागिनी पर थी जिसने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दोनों आरती करने में बिजी थी। रुद्र भी आकर वहीं खड़ा हो गया। वो लोग आरती कर ही रहे थे कि तभी बंगले के बाहर एक गाड़ी रुकी और उसमें से दाई माँ बाहर आई। उन्होंने जब आरती की आवाज़ सुनी तो वो हैरान थी। दाई माँ अंदर आ गई और मंदिर की तरफ चल दी। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा नंदिनी और रागिनी आरती कर रहे थे और बाकी सब खड़े हुए थे। तभी रुद्र की नज़र पीछे गई तो दाई माँ को खड़ा देखकर वो उनके पास आने लगा, पर दाई माँ ने उसे आने से मना किया और वहीं खड़े रहने को इशारा किया तो रुद्र वहीं रुक गया। आरती खत्म होने के बाद जब नंदिनी और रागिनी सबको आरती और प्रसाद दे रहे थे तो दाई माँ ने दोनों का चेहरा देखा था, पर उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो जब उनके पास आई तो रुद्र ने कहा, नंदिनी जी, ये दाई माँ है, श्लोक की माँ और आपकी दाई माँ। माँ ये? वो इतना ही बोल पाया था कि दाई माँ ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया। उसका इशारा देखकर वो रुक गई। दाई माँ ने आरती ली और फिर रुद्र और श्लोक को देखकर बोली, आप दोनों हमारे साथ चलें। ये बोलकर वो आगे आगे चल दी और वो दोनों पीछे पीछे। पर इन सब में एक साहिल ही था जो सबसे बेखबर लड्डू खाने में लगा था। नंदिनी और रागिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साहिल ने लड्डू खाते हुए कहा, डोंट वरी मासी, दाई माँ बहुत अच्छी हैं, वो आप दोनों को कुछ नहीं कहेंगी। ये कहते हुए उसने दूसरा लड्डू उठा लिया तो लक्ष्मी ने उसके हाथ पकड़ के कहा, बस करो, पेट खराब हो जाएगा। उसके ये कहते ही साहिल ने दूसरे हाथ में लेकर लड्डू अपने मुंह में भर लिया और उसे हंसते हुए देखने लगा। लक्ष्मी उसे मुंह बना के देख रही थी। कुछ देर में जब दाई माँ दोनों के साथ बाहर आई तो साहिल उनकी तरफ भागते हुए गया और उससे बोला, दाई माँ, आप जल्दी कैसे आ गए? आपको मेरी याद आ रही थी? दाई माँ ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस चली आई। उसने ये कहते हुए नंदिनी और रागिनी की तरफ देखा और उनसे कहा, रुद्र ने मुझे सब बताया बेटा, बहुत कुछ सहा आप दोनों ने। जानती हूँ अपनों को अपने सामने मरते हुए देखना कैसा लगता है, पर अब सब ठीक है तो क्यों सोचना सब कुछ। हमें तो लगा था साहिल का हमारे अलावा कोई नहीं है, पर देखकर अच्छा लगा कि आप लोग हैं। साहिल ने दाई माँ को देखते हुए कहा, दाई माँ, मासी हमारे साथ रह सकती है ना? दाई माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपकी मासियाँ हैं, ये यहाँ आराम से रह सकती हैं। पर तभी नंदिनी ने कहा, शुक्रिया दाई माँ, पर अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बहुत दिन रह लिए यहाँ पर। दाई माँ ने उसे देखते हुए कहा, पर बेटा कुछ दिन हमारे साथ रह लें, फिर चले जाना आप। इस पर नंदिनी ने कहा, हम आते रहेंगे दाई माँ, पर प्लीज़ अब जाने दें, वैसे भी मेरा काम है, बहुत दिन छुट्टी कर ली है, अब नहीं। उसने ये कहा तो रुद्र उसे देखने लगा। दाई माँ उसे ज़्यादा फोर्स नहीं की। उन्होंने दोनों को नाश्ता करने के बाद जाने के लिए कहा। नंदिनी मान गई और उनके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। जब रागिनी जाने को हुई तो श्लोक ने उससे कहा, वैसे आज बच के रहना, कहीं कोई गाय तुम्हें घास समझ के ना खा जाए, बड़ी हरी भरी ताज़ा घास लग रही हो। ये बोलकर वो चला गया। रागिनी उसे जाते हुए देखकर बोली, लगता है कल रात का सब भूल गया है, मुझे घास बोलता है ना, मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर वो उसके पीछे चली गई। नंदिनी रागिनी के साथ वापस अपने घर आ गई थी। रागिनी कॉलेज गई थी, पर नंदिनी बैठी अपने कमरे में किताब लिख रही थी। तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजी। वो उठ के गई और दरवाज़ा खोला तो सामने रागिनी और साहिल थे। साहिल को देखकर नंदिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने साहिल को गोद में ले लिया और उससे बोली, आप यहाँ? क्या हुआ, मासी के बिना मन नहीं लगा आपका? ये कहते हुए वो उसे कमरे में ले आई थी। रागिनी भी उन दोनों के साथ अंदर आ गई थी। उसने सारा सामान वहीं सोफे पर रख दिया था। साहिल ने नंदिनी से कहा, मासी आप आज भी पढ़ाने जाओगे? नंदिनी ने उससे कहा, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये?
ये कहते हुए वो उसके शूज़ उतारने लगी। साहिल बोला, मुझे भी चलना है, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे भी साथ ले चलोगे ना? नंदिनी ने उसे रागिनी के साथ भेजते हुए कहा, जाओ पहले आप हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। ये बोलकर वो उसे रागिनी को लेकर जाने को दी। उसने फ़ोन उठाया और रुद्र को कॉल कर दी। रुद्र उस वक्त किसी मीटिंग में बैठा था, उसके साथ श्लोक भी था। मीटिंग के बीच जब उसका फ़ोन बजा तो उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आपका फ़ोन है। रुद्र ने कहा, बाद में बात करता हूँ, बोल दो जिसका भी हो। असिस्टेंट बाहर जाकर फ़ोन उठा के बोली, जी बोले। उधर से नंदिनी ने कहा, जी रुद्र जी हैं सर, अभी मीटिंग में है, कोई अर्जेंट बात है तो बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। असिस्टेंट के ये कहते ही नंदिनी उससे बोली, उन्हें बता देना आप कि साहिल मेरे घर पर है, वो परेशान ना हो और साहिल को लेने के लिए बोल दे, वो झील के किनारे आ जाए। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। असिस्टेंट वापस अंदर चली गई। वो जाकर वापस रुद्र के पीछे खड़ी हो गई। जब रुद्र की मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, किसका फ़ोन था? जी कोई नंदिनी थी, बोली कि साहिल बाबा उनके घर पर है, आप परेशान ना हो और उन्हें लेने आप झील के किनारे आ जाएं। वो ये बोलकर चली गई। श्लोक ने ये बात सुनी तो उस वक्त 3 बज रहे थे। उसने रुद्र से कहा, यार आज तो लेट हो गया, थैंक गॉड नंदिनी जी उसे अपने घर ले गई। रुद्र ने उसे देखकर कहा, हाँ पर ये मत भूलो कि मैडम जी का 5 बजे क्लास ख़त्म हो जाता है, नहीं पहुँचे तो वो घर के भी चक्कर लगा देंगी। ये कहते हुए वो फाइल देखने लगा। श्लोक रागिनी की रात वाली बात याद करके कुछ प्लान बनाने लगा। उसके दिमाग में आ चुका था कि वो रागिनी से बदला कैसे लेगा। ये सोचते हुए वो मुस्कुराए जा रहा था। शाम का वक्त, झील का किनारा। आज शाम को मौसम ना जाने कैसे ख़राब हो गया था, काले बादल आ गए थे। नंदिनी खड़ी सारे बच्चों को डांस सिखा रही थी और साहिल रागिनी वहीं बैठे देख रहे थे। तभी वहाँ पर रुद्र और श्लोक भी आ गए। उन्होंने देखा नंदिनी डांस सिखा रही थी और साहिल रागिनी बैठे देख रहे थे। साहिल ने जब देखा कि वो दोनों आए हैं तब वो भाग के उनके पास आया। रुद्र ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ तो आप इनके साथ थे? हाँ, मासी ले आई थी मुझे। ये कहते हुए वो रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी ने सुबह से ही साड़ी पहनी हुई थी। श्लोक ने उसे देखकर मन में कहा, इस जंगली बिल्ली ने ये हरी साड़ी चेंज नहीं की। उसने देखा उधर आसपास कुछ भीड़ चल रही थी। उसके दिमाग में कुछ सूझा और उसने चुपके से जाकर रागिनी के पीछे उसके पल्लू को पकड़ के वहाँ पर बहुत सारे पत्ते रख दिए। रुद्र साहिल के साथ बात करने में बिजी था। नंदिनी सबको डांस सिखाने में बिजी थी। पर सारी लड़कियों ने देख लिया, लेकिन उन्हें श्लोक ने इशारे से मना कर दिया था कि वो कुछ बोले ना, इसलिए वो खामोश रहीं। श्लोक ने सारे पत्ते रखकर भेड़ों को रागिनी के पास आने के लिए पत्तों को बिछा दिया। रागिनी तो मस्त से बैठी बस डांस देख रही थी। इधर भेड़ें उसके पास आकर पत्तियां खा रही थी और पत्तियों को खाते खाते वो सब रागिनी के साड़ी के पल्लू को भी खाने लगी। जब रागिनी को लगा उसका पल्लू कोई खींच रहा है, उसने पीछे मुड़ के देखा तो भेड़ उसका पल्लू चबा रही थी। वो देखकर रागिनी तेज से चिल्लाई, अरे छोड़ो मेरा पल्लू। ये देखकर सारी लड़कियां और श्लोक हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर नंदिनी और रुद्र भी रागिनी को देखने लगे, जो इस वक्त भेड़ों से अपना पल्लू छुड़ा रही थी। नंदिनी भी ये देखकर हंसने लगी। रागिनी ने श्लोक को हंसते हुए देखा तो उससे बोली, तुमने किया है ना ये, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और भेड़ों को भी नहीं। अरे तुम सब क्या मेरा पल्लू चबा रहे हो, छोड़ो इसे। उसने अपना पल्लू खींचा तो वो फट गया और वो उसके पीछे खड़े श्लोक पर जाकर गिर गई। श्लोक ने उसे थाम लिया और उससे बोला, है छोटी सी जात ये भेड़ की, मगर दिल को लगती है बात भेड़ की। क्यों मैडम, कैसा लगा? मैंने तो कहा था बच के रहना, नहीं तो कोई घास समझ के खा जाएगा और तुमने ही नहीं माना। ये कहते हुए उसने खुद से दूर किया उसे। रागिनी ने उससे कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने अपना पल्लू देखा और रोते हुए बोली, मेरा पल्लू बेकार भेड़ों ने खा लिया। नंदिनी ने उसके पास आते हुए कहा, कोई बात नहीं छोटी, हम नई साड़ी दिला देंगे, आप रोए नहीं। ये बोलकर वो लड़कियों की तरफ मुड़ी और उसे बोली, आप सब जाएं, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बादल हो आए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। उसके कहते ही सारी लड़कियां बैठ के अपने घुंघरू उतारने लगी, पर तब तक बारिश शुरू हो गई। रागिनी भाग के एक पेड़ के पास रुक गई। रुद्र साहिल को लेकर गाड़ी में बैठ गया और श्लोक जाकर रागिनी के पास खड़ा हो गया। पर नंदिनी उस बारिश में भीगने लगी। उसे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। रुद्र उसे बारिश में भीगते हुए देख रहा था। साहिल भी निकल के बाहर चला आया। नंदिनी उसका हाथ पकड़
उसके साथ भीगने लगी। रागिनी भी चली आई, सारी लड़कियां भी आ गईं। तभी वहाँ जो लड़कियां जाने के लिए घुंघरू उतार रही थी वो सब वापस से अपने घुंघरू पहन के आ गई। रागिनी ने सबके साथ जाकर भीगने लगी। तभी पहाड़ी लड़कियां नाचने लगीं। उसमें से एक लड़की ने पहाड़ी गाना शुरू कर दिया, जो नंदिनी को तो थोड़ा समझ आ रहा था। वो लड़की पहाड़ी गाना गाते हुए नंदिनी के पास आई और उसके कंधे पर मारते हुए गाई, छम छम चांद लेके रूपा से सजाए ले, नींद उड़ी नैना से तिरछी लगा ले। उसके ऐसे गाते ही रागिनी और सब अब की सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया और गाने लगी। नंदिनी साहिल को लेकर उन सब को गाते हुए देखकर झूम रही थी। रुद्र की नज़र नंदिनी पर थी तो श्लोक की नज़र रागिनी पर। सारी लड़कियां अपने घर भाग गईं तो नंदिनी ने साहिल को अपनी गोद में उठाया और पीछे मुड़ी तो उसे याद आया कि रुद्र भी वहीं था। अब रागिनी और नंदिनी एक दूसरे को देख रही थी। नंदिनी ने अपनी साड़ी ठीक की और अपनी भीगी शॉल अपने चारों तरफ लपेट लिया। बारिश कम हो गई थी। रुद्र निकल के बाहर आया और नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी ने उसे साहिल को दिया और उससे बोली, इसे घर ले जाकर हल्दी वाला दूध पिला देना। चलो साहिल, बाय। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को छुआ। रुद्र नंदिनी को देखते हुए गाड़ी के पास आया और साहिल को बैठा के दूसरी तरफ आया। श्लोक भी अंदर बैठ गया था। रुद्र ने एक नज़र नंदिनी पर डाला और गाड़ी में बैठ गया। नंदिनी भी अपना सामान उठा के वहाँ से चली गई। रात का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी अलाव के पास बैठी रागिनी का सर सुखा रही थी। उसने ड्रायर से उसका सर सुखाया और गर्म तेल रख दिया। रागिनी बैठी आराम से सूप पी रही थी। तभी जैसे रागिनी को कुछ याद आया और उसने नंदिनी से कहा, दीदी रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो उठ के गई और अपने बैग से कुछ लेकर उसके पास आई और उसे एक कागज़ देते हुए बोली, ये लो। नंदिनी ने लेते हुए कहा, ये क्या है? नंदिनी ने कहा, ये मेरा ट्रिप है राजस्थान का। कॉलेज के टॉप बच्चों को घुमाने लेकर जा रहे हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। आप प्लीज़ दीदी, आप मुझे भी जाने दो ना। ये कहते हुए उसने बेचारा सा मुंह बना लिया। नंदिनी ने उसकी शक्ल देखकर कहा, ऐसे मुंह मत बनाओ, हम रोक नहीं रहे हैं, पर अपना ख्याल रखना और सबसे बड़ी किसी से लड़ना मत। रागिनी ने खुश होते हुए कहा, ओके थैंक यू दीदी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। नंदिनी उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश थी और उसे डर था कि कहीं रागिनी के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए वो उसे जाने तो नहीं देना चाहती थी, पर उसकी शक्ल देखकर उसने हाँ कह दिया। दूसरी तरफ रुद्र नंदिनी की बुक को अपने हाथ में लिए बाहर देखकर सोचे जा रहा था। उसे आज बारिश में भीगी नंदिनी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद से कहा, क्या है ये जो आपको देखकर महसूस होता है? मेरी नज़रें आप पर क्यों थम जाती हैं? बड़ा अजीब सा एहसास है ये, पर अच्छा है। ये कहते हुए उसने रिमझिम बरस रहे बारिश में हाथ बढ़ा दिया। सुबह का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी रेडी होकर मंदिर की सफाई कर रही थी। लक्ष्मी नाश्ता रेडी कर रही थी, पर रागिनी अभी तक लेटी हुई थी। आज 9 बज गए थे पर उठी ही नहीं थी। नंदिनी ने कई बार आवाज़ दे दिया था उसे, पर उसने कुछ नहीं कहा था। नंदिनी ने मंदिर की सफाई कर आरती करा और उसके कमरे में उसे उठाने के लिए चली गई थी। उसने रागिनी के पास जाते हुए कहा, छोटी उठो, वक्त देख रही हैं आप? 10 बजने को आ गए और आप अभी तक सो रही हैं। आज कॉलेज के लिए देर हो गई है। ये कहते हुए उसने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे उसका माथा गर्म लगा। उसने चेक करके देखा तो रागिनी को बुखार हो गया था और सर्दी थी। ये देखकर नंदिनी परेशान होकर बोली, छोटी आपको बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं? इसलिए मना करते हैं हम आपको कि बारिश से मत भीगा करें। जब आप भीगती हैं तो यही होता है। मैं इसलिए डर रही थी, पर आपको कहाँ सुनना है। हो गई ना सर्दी बुखार, अब चुपचाप बिस्तर पर रहें, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ और साथ में दवा भी। ये बोलती हुए वो वहाँ से चली गई। रागिनी वैसे ही लेटी रही। नंदिनी ने जाकर कुछ हल्का सा बनाया और रागिनी के पास लेकर चली आई। उसने उसे उठाया और नाश्ता करा के उसे दवा दे दिया। रागिनी दवा खा के उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। नंदिनी उसके सर पर पट्टी रखने लगी। उसने देखा कुछ वक्त में रागिनी की आँख लग गई थी और बुखार भी हल्का हो गया था। उसने उसके सर तकिए पर रखा और उसे ठीक से कंबल उड़ा के वहाँ से चली गई। वो कमरे से बाहर आई और लक्ष्मी को दोपहर के खाने में कुछ हल्का बनाने को कह दिया। लक्ष्मी ने कहा, दीदी मैं दोपहर का खाना बना के घर चली जाऊंगी। आज मेरे घर पर कोई नहीं है, माँ को देखने वाला, तो मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो काम करने लगी। नंदिनी ने उसे जाने के लिए हाँ कह दिया और उससे बोली, लक्ष्मी आज आप बच्चों से कहती जाएंगी कि मैं पढ़ाने नहीं आ पाऊँगी।
जी दीदी, हम बोलते हुए चले जाएंगे। ये बोल वो दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। नंदिनी बैठ के अपनी किताब लिखने लगी। दूसरी तरफ दाई माँ साहिल को रेडी कर रही थी और वो छींके जा रहा था क्योंकि उसे भी सर्दी हो गई थी पर बुखार नहीं था, इसलिए उसकी शैतानी बंद नहीं थी। दाई माँ ने उसे छींकते हुए देखकर कहा, हो गई सर्दी और भीगले बारिश में। कितनी बार मना किया इसे पर मानता ही नहीं है। साहिल ने दाई माँ के गले में हाथ डाल के उससे कहा, अरे दाई माँ जस्ट चिल, हल्का कोल्ड ही तो है, वैसे भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये कहते हुए उसने दाई माँ के गालों पर किस कर दिया। दाई माँ ने उसे देखकर कहा, बस करे, अपनी दाई माँ को ज़्यादा मस्का मत लगाओ आप। वो साहिल से बात ही कर रही थी कि तभी श्लोक अंदर आते हुए बोला, माँ, मासी के घर से फ़ोन था, एक बुरी खबर है। दाई माँ ये सुनते ही बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ, मासी नहीं रही, कल अटैक से उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही दाई माँ हैरान हो गई, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। श्लोक ने उनसे कहा, मत रो माँ, अगर आपको जाना हो तो मैं भेज देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। पर साहिल की जिम्मेदारी। दाई माँ की बात पर रुद्र ने अंदर आते हुए कहा, दाई माँ, उसके लिए हम हैं, आप चिंता मत करें, मैं और श्लोक संभाल लेंगे, आप जाएं, वहाँ जाना ज़रूरी है आपका। दाई माँ उसके कहने पर जाने के लिए रेडी हो गई। श्लोक उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया। रुद्र ने साहिल को स्कूल छोड़ा। उसने साहिल के कहने पर रागिनी के कॉलेज के पास गाड़ी रोकी, पर जब उसने रागिनी और नंदिनी को नहीं देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो ऑफिस चला आया पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने नंदिनी को कॉल कर दिया। नंदिनी बैठी किताब लिख रही थी। लक्ष्मी चली गई थी। रागिनी अभी तक सो रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो रुद्र का कॉल था। नंदिनी ने उठा के कहा, हेलो। उधर से रुद्र ने कहा, नंदिनी जी, सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो मैं आज साहिल को स्कूल छोड़ने गया था, उसे रागिनी से मिलना था, तो उसने गाड़ी कॉलेज के पास रुका ली और काफ़ी देर वेट किया, पर वो नहीं आई, तो मुझे लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया। रुद्र के ऐसे परेशान होने पर नंदिनी बोली, नहीं रुद्र जी, कुछ नहीं हुआ है, बस कल वो बारिश में भीगने से रागिनी को बुखार हो गया था और सर्दी, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई थी आज, बाकी सब ठीक है। रुद्र ने रिलैक्स होते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगा कोई बात तो नहीं हुई है, चलो जब सब ठीक है तो मैं फ़ोन रखता हूँ, वक्त मिलेगा तो मैं साहिल के साथ रागिनी को देखने आऊँगा। जी, ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रुद्र भी अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, नंदिनी का घर। शाम का वक्त, रागिनी की तबीयत अब ठीक थी पर सर्दी बहुत तेज़ पकड़ी हुई थी उसे। वो हाल में बैठी अपने नाक पर विक्स लगाते हुए छींके जा रही थी। नंदिनी उसे लेकर आई और काढ़ा देते हुए बोली, लो इसे पी लो, आराम करेगा और ना नहीं सुनूंगी मैं। ये कहते हुए उसने उसे आंखें दिखा दी। रागिनी ने उससे काढ़ा लेकर देखा और मुंह बना लिया। तभी डोरबेल बजी। नंदिनी दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने श्लोक, रुद्र और साहिल खड़े थे। श्लोक के हाथ में पिज्ज़ा के बड़े बॉक्सेस थे। नंदिनी ने साहिल को देखकर कहा, अरे साहिल, आप आ जाओ। नंदिनी ने उसे अपनी गोद में लिया और रुद्र श्लोक को भी अंदर आने के लिए कहा। साहिल जब अंदर आया तो नंदिनी की गोद से उतर के वो रागिनी की तरफ भाग गया। रागिनी छींके जा रही थी, सर्दी उसकी नाक लाल हो गई थी। साहिल ने उसे देखकर उसकी बाजू पर चींटी काटते हुए कहा, सेम पिंच मासी, मुझे भी सर्दी हो गई है। ये कहते हुए वो उसके बगल में बैठ गया। छोटे माफिया, मत पूछो, बहुत बुरी हालत है। ये कहते हुए वो दोबारा छींक दी। तब तक रुद्र श्लोक भी अंदर आ गए थे। रुद्र ने उसे देखकर पूछा, कैसे हैं आप रागिनी? रागिनी ने उसे देखकर कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ। श्लोक ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, आज तो जंगली बिल्ली तोता बन गई। मुझे नहीं पता था कि आप में इतने सारे जानवर छुपे हैं, तो हम जू ना जाकर आपके पास ही आ जाते हैं। उसकी बात पर रागिनी उसे घूरते हुए देखने लगी। उसने देखा श्लोक के हाथ में पिज्ज़ा बॉक्स है तो बोली, अरे वाह, पिज्ज़ा। ये कहते हुए वो उठ के उसकी तरफ लपकी, पर श्लोक ने बॉक्स हटा के उससे कहा, चुपचाप बैठ जाओ, इतनी सर्दी हुई है, अभी भी बाहर का खाना है, ये सिर्फ मेरे लिए और साहिल के लिए है। ये सुनते ही रागिनी ने कहा, आप दोनों इतना खाएंगे? अरे पेट खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मुझे भी दे दो। नंदिनी चाय लाते हुए कही, बिल्कुल नहीं, आप काढ़ा पीजिए और कुछ नहीं, ये लीजिए चाय रुद्र जी। ये कहते हुए उसने चाय का कप रुद्र को दे दिया और दूर से लेते हुए उसे थैंक्स कहा। श्लोक भी चाय पीने लगा। नंदिनी ने साहिल को अपने पास बैठा के हल्दी और सौंठ वाला दूध
पिलाते हुए बोली, पी लो इसे, आपकी सर्दी के लिए आराम करेगा। साहिल ने मुंह सिकोड़ते हुए उसे देखा तो नंदिनी ने आंखें दिखा दी, जिसे देखकर साहिल ने चुपचाप पी लिया। नंदिनी ने रुद्र को देखकर कहा, दाई माँ कैसी हैं, वो नहीं आई? रुद्र से पहले श्लोक ने कहा, नहीं, माँ को दिल्ली जाना पड़ा। मेरी मासी की कल रात को डेथ हो गई थी, तो इसलिए उन्हें आज ही हमने दिल्ली भेज दिया। मेरा जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। ओह, जानकर बुरा लगा। फिर आज आप लोग हमारे साथ खाना खा लेना, मैं ना आप सबके लिए भी खाना बना देती हूँ। नंदिनी के ये कहने पर साहिल ने कहा, हम बाहर जाकर खा लें तो? प्लीज़ चले ना, कितने दिन हो गए बाहर खाए। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रागिनी बोली, बिल्कुल चलते हैं ना दीदी। वैसे भी मैं परसों 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पर चली जाऊंगी, तो उससे पहले एक पार्टी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, ट्रिप? कैसी ट्रिप? वो हमारा कॉलेज टॉप स्टूडेंट्स को लेकर ट्रिप पर जाता है हर साल, तो इस साल भी जा रहे हैं, जिसमें मैं भी जा रही हूँ। ये कहते हुए थोड़ा इतरा दी तो श्लोक ने कहा, तुम टॉप में हो? मुझे तो लगा था कि तुम पास भी मुश्किल से होती होगी। उसकी बात पर रागिनी ने कहा, अब जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखते हैं। आप पास होते होंगे इसलिए आपको सब वैसे ही लगते हैं। श्लोक कुछ कहता इससे पहले रुद्र ने नंदिनी से कहा, मतलब तब तो आप अकेले रहेंगी यहाँ पर? अकेले क्यों रहूँगी? लक्ष्मी होगी और आप परेशान मत हो, मैं अकेली रह रही हूँ कई बार। ये कहते हुए चाय का कप लेकर जाने लगी तो साहिल ने कहा, आप मेरे साथ भी नहीं रहोगी? चलो ना मासी, दाई माँ भी चली गई हैं, उन्हें आने में भी वक्त लगेगा, ये लोग मुझे संभाल भी नहीं पाते हैं, चलो ना मासी। ये कहते हुए वो उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। नंदिनी ने कहा, अभी बाहर खाना खाने चलेंगे और आपके घर आने के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसकी बात पर रागिनी तो खुश हो गई, क्योंकि उसे बाहर का खाना खाने को मिलेगा और इस बहाने उसे काढ़ा नहीं पीना पड़ेगा। वो उठते हुए बोली, चलो जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाऊं, नहीं तो दीदी का मूड कब स्विंग हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर वो रूम में चली गई। नंदिनी अपनी शॉल लेने चली गई। रुद्र वहीं बैठा वेट कर रहा था। उसके दिल में ना जाने क्यों ये भरोसा था कि नंदिनी उसके घर वापस रहने आएगी, और यही सोच के वो खुश था। कुछ देर में सब रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। जब सब रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां पर स्नोफॉल शुरू हो गई थी। ये देखकर नंदिनी ने कहा, लगता है गलत वक्त पर हम यहाँ आए हैं, कहीं घर जाने को भी ना मिले। रुद्र ने अपने मन में नंदिनी को देखते हुए कहा, मैं तो चाहता हूँ ये रात, ये वक्त, ये लम्हा तुम्हारे साथ थम जाए और कुछ मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। उसे अपनी तरफ देखते हुए नंदिनी आगे बढ़ गई। रुद्र भी गाड़ी की चाबी गार्ड को देते हुए अंदर आ गया। सब खाना खाने बैठे तो वेटर ने आकर सबका ऑर्डर लिया। नंदिनी बैठी बाहर देख रही थी। रुद्र फ़ोन स्क्रॉल करते हुए उसे देख रहा था। क्या आप ये बोल सकते हैं कि वो चुपके से नंदिनी की तस्वीर ले रहा था? खाना आया तो नंदिनी खुद भी खा रही थी और साहिल को भी खिला रही थी। रागिनी ही थी जो बोले जा रही थी और श्लोक उसे गुस्सा दिला रहा था। जब सबने खाना खा लिया तो नंदिनी ने वेटर से बिल लेने को कहा, पर तभी श्लोक कुछ बोलने वाला था, पर रुद्र ने उसे रोक लिया। श्लोक उसकी तरफ देखने लगा तो उसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। श्लोक शांत हो गया। दूसरा वेटर उसके पास आया बिल लेकर, तो रुद्र को देखकर रुक गया। वो जाने लगा तो नंदिनी ने कहा, अरे भैया, आप वापस क्यों जा रहे हैं? बिल तो दे दे। उसने उसे देखते हुए कहा, मैडम आपका बिल नहीं बनता है। इस पर रागिनी ने कहा, क्यों? हमारा बिल क्यों नहीं बनता? और ये जो खाना खाया उसका बिल कौन भरेगा? आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके साथ आप आए हैं वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उसने ये कहा तो सब रुद्र की तरफ देखने लगे। नंदिनी ने उस वेटर को देखकर कहा, ठीक है, रुद्र जी का रेस्टोरेंट है, पर हम तो कस्टमर हैं ना, इसलिए हमारा तो बिल पे करना बनता है। हमारा बिल बता दें आप, वरना हम बिल बिना दिए नहीं जाएंगे। उसके ये कहने पर रागिनी वेटर के कान में कही, अरे ले लो ना भैया, नहीं चाहिए तो मुझे दे देना, मैं ले लूँगी। ये कहते हुए उसने उसे आंख मार दिया। वेटर उसे मुंह बना के देखने लगा। नंदिनी ने देखा वेटर कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसने बिल उसके हाथ से लिया और जितना था उतना पूरा पे करके वापस दे दिया। वेटर रुद्र को देखने लगा तो रुद्र ने उसे इशारे से जाने के लिए कहा। वो वहाँ से चला गया। नंदिनी साहिल को लिया और बाहर लेकर जाने लगी, तो रुद्र भी उसके साथ जाने लगा। रागिनी अपनी जैकेट पहन रही थी।
श्लोक आगे आगे अपना फ़ोन देखते हुए चल रहा था। तभी वो किसी लड़की से टकरा गया। उसने उस लड़की को पकड़ लिया। वो लड़की उसे बहुत प्यार से देख रही थी। रागिनी ने ये देखा तो दोनों को घूर के देखने लगी। श्लोक ने उस लड़की से पूछा, आपको लगी तो नहीं? आर यू ऑल राइट? लगी तो है, पर बाहर नहीं, अंदर। वैसे आप शायद मशहूर बैचलर एडवोकेट श्लोक मेहता हैं। यू डोंट नो बट आई एम योर बिग फैन। और आज ऐसे आपकी बाहों में गिरना इट्स टू गुड फॉर मी। ये कहती हुई वो लड़की उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। श्लोक पीछे कदम कर रहा था। रागिनी ने ये देखा तो उसके पास गई और उस लड़की को दूर करते हुए कहा, ओ मैडम, लगी है तो जाकर इलाज कराना। इसके ऊपर क्या चढ़ी आ रही है? ये वकील साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब नहीं है जो तेरा इलाज करेंगे। उससे दूर हटा। उसने श्लोक की तरफ देखकर कहा, और तुम क्या इससे डरे जा रहे हो? मुझसे लड़ना होता है तो छाती तान के चले आते हो। 2 थप्पड़ लगा के इसे दूर नहीं कर सकते। और तुम मैडम निकलो। और कोई बैचलर नहीं है ये, इसकी गर्लफ्रेंड है और बहुत खूबसूरत है। तुम निकलो यहाँ से और तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो श्लोक का हाथ पकड़ के बाहर ले आई। श्लोक तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। क्या रागिनी को जलन हो रही है? क्या श्लोक के मन में इसके बाद रागिनी के लिए कुछ जागेगा? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।